नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज के मुद्दे में बात होगी धर्मांतरण की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। अब बीजेपी ने इस मसले को लेकर जेल भरो आंदोलन की बात कह डाली है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सक्रियता दिखाई गए और बलरामपुर में उन्होंने एक युवक की घर वापसी कराने का दावा भी किया है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। क्या धर्मांतरण वाकई में हो रहा है या इस पर महज सियासत चल रही है? क्या बीजेपी के पास धान, किसान, बेरोजगारी, क्राइम जैसे कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, उसे अब धर्मांतरण को ही सियासी मुद्दा बनाना पड़ रहा है? यह भी एक सवाल होगा। सवाल यह भी होगा कि बीजेपी के धर्मांतरण के मुद्दे से सत्ता पक्ष भी जन सरोकार के मसलों पर सवाल उठाना या फिर उस पर जवाब देना या फिर उस पर बात करना क्या भूल गई है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर बलरामपुर की है और ये दृश्य किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी की घर वापसी अभियान का है। तस्वीर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह दिख रही हैं, जो कि एक शख्स की हिंदू धर्म में वापसी करा रही हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आगे भी घर वापसी अभियान जारी रखने की बात कही। एक भाई ने फिर से हिंदू धर्म की वापसी की। 6 साल वो ईसाई धर्म में रहकर उसमें कई लोगों को धर्मांतरित भी किया, लेकिन उसने इस समय में समझा कि हमारे साथ गलत हुआ और हमारी गरीबी को फायदा उठाकर हम लोगों को धर्मांतरित किया गया था। तो उसने मुझसे वादा किया है कि मैं ऐसे और भी परिवार के लोगों को मैं हिंदू धर्म में वापसी कराऊंगा। हाल ही में धर्मांतरण के आरोप में एक पादरी की पिटाई का मामला सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे। सोमवार को छत्तीसगढ़ बीजेपी के सीनियर लीडर्स रायपुर केंद्रीय जेल पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इतना ही नहीं, बीजेपी ने न सिर्फ इसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी, बल्कि आरोप लगाया कि पूरे छत्तीसगढ़ में जोर शोर से धर्मांतरण का खेल जारी है। धर्मांतरण का जो मामला चल रहा है, उसमें हमारे 10 कार्यकर्ताओं के ऊपर में FIR है, जिसमें 3 अंदर हैं और कुछ बाहर हैं, और उनके ऊपर में गैर जमानती धाराएं लग गई हैं और पूरे प्रदेश में धर्मांतरण जोरों पर है, जो कि चिंता का विषय है। बहरहाल ये तो बात हुई सियासत की। अब धर्म पर संविधान क्या कहता है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। देश के हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 पसंद के धर्म को मानने और उसके पालन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार भी देता है। लेकिन अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 की व्यवस्था को देखते हुए सरकार को यह अधिकार देता है कि वो इसे सीमित भी कर सकती है, यानी कि युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने, संस्थाएं बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष को दान देने के लिए बाध्य करने से रोकता है। अनुच्छेद 28 सरकारी फंडिंग वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी लगाता है, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार देता है। मतलब भारत का संविधान भी देश और समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। लेकिन संविधान से इतर सियासत की बात करें तो ये बिना किसी रोक टोक और प्रतिबंध के जारी है। और विपक्षी बीजेपी के तेवर से भी साफ है कि अब 2023 की चुनावी नैया वो धर्मांतरण की वैतरणी पर ही पार करने की जुगत में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश मॉडल खेती किसानी और आदिवासियों के मुद्दों पर बीजेपी पर बढ़त बना ली है। टीम न्यूज स्टेट। तो जब धान के कटोरे में धर्म पर सियासी उबाल हो, तब सवाल लाजमी है और कई सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित चिमनानी जी हमारे साथ बीजेपी नेता है। अमित जी, आपका भी स्वागत है। नितिन बंसाली प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चिमनानी जी, छत्तीसगढ़ बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है धर्मांतरण के मसले पर सरकार को घेरने के लिए।
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रेणुका सिंह ने आज जो किया वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के इस एड़ी चोटी के जोर पर पानी फेरता हो। उन्होंने जिस युवक का हिंदू धर्म में वापसी कराई वो 6 साल पहले धर्मांतरण किया था, उसका धर्मांतरण करवाया गया था, या फिर जो भी उसने कहा हो वो 6 साल पहले हुआ, तब सरकार बीजेपी की। दूसरा, वो ये भी कहती हुई नजर आई कि ऐसा नहीं है कि इन्हीं की सरकार में धर्मांतरण हो रहा है, हमारी सरकार में भी होता था, लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो पूरी धरी धराई रह गई आज बयान के बाद? दीपेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग भ्रमित करके धर्म परिवर्तित किए गए हैं उनको वापस लाना हर हिंदू का कर्तव्य है और बड़े पैमाने पर यह कार्य कई संस्थाएं, सामाजिक लोग और हर व्यक्ति कर रहा है और करना भी चाहिए, वो चाहे आपकी सरकार में हुए हो। मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करने का अधिकार है। वो किस पार्टी का है इससे उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था हर व्यक्ति प्रकट कर सकता है। अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी को कोई कार्य करना है तो वो कर सकता है। अब बात रही कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्या हो रहा है। ये कांग्रेस की सरकार बात बात पे सबूत मांगती है माननीय दीपेश जी। तो आज रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, उससे थोड़ी ही दूर में बीरगांव है। बीरगांव में एक ऐसी घटना हुई है जो कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार को जगाने के लिए पर्याप्त है। वहां पे लगभग 200 की संख्या में लोग एक किताब बांटते हुए पकड़े गए हैं। उस किताब में पहले पेज पर दीपेश जी नाम लिखा हुआ है गीता, और उसके अंदर जब पढ़ा जाता है तो उसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द लिखे गए हैं। उसमें लिखा गया है कि भगवान शिव की पूजा करना मूर्खता है, श्राद्ध की पूजा व्यर्थ है। उसमें सवाल पूछे गए हैं कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, माता दुर्गा के पति कौन है। इस प्रकार के लोग छत्तीसगढ़ में किसके संरक्षण में सक्रिय हैं माननीय दीपेश जी? ये किताबें कहाँ छप रही हैं? और ये लोग बेखौफ होकर के ये किताबें कैसे बांट रहे हैं? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ अमित जी, मैं जवाब लेता हूँ, लेकिन क्या शायद वो किताब आप लाए होंगे, और नहीं लाए तो क्या उस किताब को थाने में अभी तक बीजेपी लेकर गई है, या फिर कल जब आप थाने का घेराव करने जाएंगे तब क्या उस किताब के साथ पहुंचेंगे? आप जवाब दीजिएगा। नितिन जी से सवाल लेता हूँ। नितिन जी, अगर ऐसा मामला छत्तीसगढ़ में चल रहा है तब कानून कहां? एक दूसरी चीज कि जिस पादरी को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस पादरी के बाद प्रदेश में इस तरह से धर्मांतरण का मामला तेज होता नजर आया, उसके बाद क्या कार्रवाई होती अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी? सिर्फ उन्हीं बीजेपी नेताओं के खिलाफ या फिर उन्हीं बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों जो थाने में हंगामा करते नजर आए? जो लोग कानून को तोड़ेंगे, जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे जो भी हो, कानून से सर्वोपरि। तो क्या कानून का उल्लंघन क्या उस पादरी ने नहीं किया जो जबरिया धर्मांतरण करा रहा था? ये कैसे साबित करें कि आपकी जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहा है? आपको लेकर क्या होगा धर्मांतरण करवाया तो एक आकाशवाणी होती है भारतीय जनता पार्टी वालों को। ये देखिए मुद्दा भी नहीं हो गया, मुद्दा यही विपक्ष है। हर तरफ से लगाने जाते हैं, किसानों ने बेदखल कर दिया है, युवाओं ने, बेरोजगारों ने, महिलाओं ने, हर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। और 15 वर्षों के सुशासन को सुशासन की और करना इसके साथ लिखते हैं संस्कृति में किसे किसे कि भाई भाई से जुड़ाना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, औरतों का इकल्ले करने कहानी कर रहे। अभी जो आपके प्रवक्ता मेरे मित्र अमित मिश्रा जी कह रहे थे कि वो चुनाव में किताबें पढ़ रहे थे, भाई तुरंत जाओ और खाने यदि ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा। थाने में गए थे, उन्हीं नेताओं को बंद कर दिया। मेरा तो सवाल वहीं से शुरू हुआ था कि आपने मुझ पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसा कहाँ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सर उसी पादरी ने, और उसने उस दौरान भी कहा था कि हम तो धर्मांतरण कराएंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन संविधान अधिकार देता है कि स्वेच्छा से धर्मांतरण करना हो, जबरिया नहीं। सर प्रलोभन देकर कराया जाए, लालच देकर कराया जाए, या फिर डरा धमका कर कराया जाए, है तो जबरिया की। लौटता हूं आपके पास, नितिन जी जवाब लूंगा। एक संक्षिप्त कमेंट जयंत जी से भी ले लेते हैं। जयंत जी, लगातार जिस तरह से धर्मांतरण का मसला छत्तीसगढ़ में उबाल मार रहा है, जिस तरह से धर्मांतरण के मसले पर छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है, इसे कैसे देखते हैं? क्या 2023 को टारगेट रखकर दोनों राजनीतिक दल धर्मांतरण के मसले पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं, या फिर
इसकी वजह कुछ और है। जैन जी, देखिए लोकेश जी, असल में जितेश जी, ये ऐसा है कि धर्मांतरण के मामले में दिलीप सिंह जूदेव जी, जो पहले सांसद थे, मंत्री भी रहे केंद्र में, अब नहीं है, पर उन्होंने घर वापसी का बड़ा भारी एक अभियान चलाया था, पूरे देश में चलाया था। और ये हिंदू धर्म में एक जो बड़ी भारी जो वो है, यानी आदमी के भीतर भेद करना, जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें दलित वर्ग के साथ काफी जो छुआछूत और ये सब चीजें होती हैं, तो उसको लेके एक वर्ग है जो कि ऐसा फील करता है कि मुझे दूसरे समानता का अधिकार मिलेगा और वहां चला जाएगा। परंतु ये प्रलोभन देके करना, अच्छा ये भी है कि क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसे मिशनरीज के लोग हैं जिनका की टारगेट ही होता है कि हमको धर्मांतरण करना है, और उनको कोई बजट दिया जाता है इतने दिन में, जैसे 75 साल का एक उनका पूरा का पूरा सर्किल है जिसमें कि वो धर्मांतरण करते हैं और उसके कई स्टेप्स हैं। तो ये सब किया जाता है। वहाँ पे तो उरांव जनजाति जो है एकदम, जो उससे झारखंड से लगी हुई, वो तो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई है। लेकिन इसका राजनीतिक दलों को कितना फायदा हो सकता है सर? 2023 के लिहाज से मसला अभी छत्तीसगढ़ में उठ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसमें समाहित नजर आ रहे हैं, इसका लाभ कितना हो सकता है 2023 के लिहाज से? जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो यह है कि वो कम्युनल लाइन पे हिंदू और अहिंदू इनके बीच में एक पोलराइजेशन करना चाहते हैं, और वो वैसे ही मुद्दे उठाते हैं जिसमें कि हिंदू एक तरफ हो जाए और उसको ये लगे कि हमारा धर्म संकट में है, और क्रिश्चियंस के कारण या मुस्लिम्स के कारण। तो वो उनका ये है, मतलब जो ब्रॉड उनका जो है फ्रेम, वो ये है कि वो कम्युनल एजेंडा को सामने रखते हैं। हालांकि जनता के सामने आज जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो तो है बेरोजगारी की, वो है महंगाई की, पर इनका जवाब नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की है और उसके ऊपर भी फिर आंच आने लगती है। तो इसलिए वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका कि इस देश के आर्थिक ढांचे में, गरीबी अमीरी में जो अंतर बढ़ रहा है, उस सब में कोई बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति के रास्ते अब 2023 को तलाशने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कर रही है। अमित जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने चुनौती दी थी कि आप लोग एक भी ऐसा मामला लाकर के दिखा दीजिए और 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। क्या वो चुनौती आप लोगों ने स्वीकार की, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया? अब कल आप जेल भरने की तैयारी में हैं, क्या होगा सर? क्या इससे आपको या आपके कार्यकर्ताओं को न्याय मिल जाएगा? दीपेश जी, एक सूचना देना चाहूंगा कि 2 भाजपा नेताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उसलिए 21 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला था 28 को होगा। 28 को जी। निश्चित तौर पर यहाँ पर जबरिया जो धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है, और हम तो कहते हैं कि सरकार के संरक्षण में चल रहा है। कारण यह है कि कई थानों में हमारे कार्यकर्ता गए, वहाँ शिकायत जो है, जिनके खिलाफ शिकायत होने की संभावना थी, जो शिकायत करने आए थे उनके खिलाफ शिकायत हो गई। यहाँ पर मतलब जो न्याय की मांग करता है उसी को अंदर कर दिया जाता है, और भाजपा के कार्यकर्ता हर थानों में सबूत लेकर के जा रहे हैं। और ये जो कांग्रेस की सरकार सर्टिफिकेट बांट रही है कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है वो जबरिया नहीं हो रहा है, इसका आधार क्या है? ये सर्टिफिकेट कांग्रेस की सरकार बांटने की जगह। अमित जी, मेरा एक सवाल है, इस देश का चौथा स्तंभ आप लोग हमें कहते हैं, आप मीडिया के सामने उन लोगों को क्यों नहीं लेकर के आते जो ये कह रहे हैं कि शिकायत लेकर के जाते हैं हम, थाने में हमारी शिकायत दर्ज नहीं होती है? आप लेकर आइए ना सर, सामने आंकड़े पेश करिए ना, आप उन लोगों को हमारे समक्ष रखिए ना, ताकि उसके माध्यम से पूरा प्रदेश सुने कि हाँ, ये वो लोग पीड़ित हैं जो लगातार थाने पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। माननीय दीपेश जी, आज की जिस घटना का मैंने जिक्र किया वो मीडिया के सामने आ चुकी है, और अब हर वो चीज जिसमें सरकार सहयोग नहीं करेगी, कानून और संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगी, वो आप सबके समक्ष भी आएगी, जनता के समक्ष भी आएगी।
मैंने निवेदन पूर्वक नितिन जी से सवाल किया, उन्होंने खाली ये कह दिया कि आप थाने में जाइए और आप कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ टीवी डिबेट में तो अच्छा लगता है, लेकिन थाने में जाकर के कार्रवाई होती नहीं है। अगर एक व्यक्ति खुलेआम धमकी भी दे रहा है कि हम तो परिवर्तन कर रहे हैं और करेंगे, आप रोक सको तो रोक लीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई आपने की क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन किया क्या उनके बयान से सामाजिक सद्भाव नहीं बिगड़ा? क्या लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या लोगों को धर्म के प्रति निराशा नहीं हुई, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो आज की घटना हुई है माननीय दीपेश जी, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि धर्मांतरण एक साजिश के तहत चल रहा है और उसी साजिश के तहत लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ ही भ्रामक जानकारी दी जा रही है। कैसे? किताब का नाम गीता लिखा गया है जिसके आधार पर हिंदू धर्म चलता है, लेकिन जब हम किताब के अंदर देखते हैं तो उसमें हिंदू मान्यताओं के खिलाफ ही बात की गई है। ये षड्यंत्र से पर्दा उठे, क्या कांग्रेस नहीं चाहती है क्या? लेकिन सर, क्या कौन कांग्रेस कर इसे रहा था? आपत्तिजनक नहीं द्वारा मानती करवाया है जा रहा था? कौन उसके पीछे था? कितनी किताबें वहां पर बांटी जा रही थी? किसके द्वारा बांटी जा रही थी? इन सबके खिलाफ अगर कोई शिकायत होती है, इन सबको अगर पकड़कर थाने ले जाया जाता है, उन किताबों को अगर थाने में सबमिट करवाया जाता है, उसकी एक कॉपी मीडिया के समक्ष भी रखी जाती है, तब शायद इस पूरे मामले को लेकर सरकार काम कर सकती है। क्योंकि अभी तो यही होता है कि आप लोग कह दीजिए, आप लोग शिकायत दर्ज करा दीजिए, पादरी को बुलाया जाता है और वो थाने के अंदर ही ये कहता है कि हम तो करवाएंगे, तो उसके खिलाफ कोई शिकायत होती नहीं। सही ये देखने को मिलता रहा। लेकिन एक 10 सेकंड देंगे क्या? दीजिए, बोलिए सर। ये जो घटना है आज की ताजा घटना है और इसके बारे में जो किताब बांटी गई है वो किताब और जो लोग बांट रहे थे उनके खिलाफ शिकायतें जल्द ही दर्ज होंगी। ये चूंकि आज की डिबेट में संज्ञान में लाने वाली बात थी, इसलिए मैंने ला दी। बाकी विधिवत जो काम होगा वो भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। बिल्कुल। अब नितिन जी, सवाल यहाँ पर यह है, एक थोड़ा सा हम इस चर्चा को अलग ले जाते हैं। कांग्रेस अभी बहुत खुश होगी सर, क्योंकि लगातार अगर पुराने मुद्दों का जिक्र किया जाए, शराबबंदी हो, चाहे किसान हो, चाहे धान हो, विस्थापन हो, पलायन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, ये तमाम मुद्दे विपक्ष को नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एकमात्र धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इससे थोड़ी सी निश्चिंतता तो होगी कि वो तमाम मुद्दे धरातल पर नहीं है। मुद्दे है ही नहीं दीपेश जी, इसलिए तो कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये मुद्दा नहीं इसलिए किया, मैंने कहा इसकी संस्कृति में इस तरह की सांप्रदायिक बातें करके भाई बनवाना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, इस धर्म के ठेकेदारों का शुरू से यही काम रहा है। वोट डालो और शासन करो। तो क्या इसमें कांग्रेस भी उलझ गई नितिन जी? क्या इसमें भी कांग्रेस भी उलझ गई है? क्योंकि जो कांग्रेस अब तक 3 वर्षों से, 2.5 सालों से जो कांग्रेस लगातार अपने विकास को प्रथम पर रख रही थी, जो कांग्रेस अपने विकास के एजेंडे को जनता तक पहुंचा रही थी, जो कांग्रेस अब तक ये बता रही थी कि हमने किसानों के लिए क्या किया, जो कांग्रेस अब तक ये बता रही थी कि हम छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए क्या कर रखे हैं, वो अब लगातार धर्मांतरण के मसले पर जवाब देने में उलझ गई। आप भी जाल में फंस गए। नहीं, कोई जाल में नहीं, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, विकास कार्य में लगे हैं, हमको छत्तीसगढ़ की चिंता है। ये धर्मांतरण वाले मुद्दे से राजनीति ये नहीं करे। अब कुछ करेंगे तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा। अब कुछ नहीं निकला तो सुबह प्रभात फेरी लेके निकल गए लोग। मैंने देखा प्रभात फेरी, आज सुबह ही मैंने दर्शन किए इनके प्रभात फेरी के, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि कोई पब्लिक इनको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। किस चीज की प्रभात फेरी है निकाल रहे, ये भी सब समझ के पड़ गए। कानून अपना काम। आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आपको तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में कहीं कोई धर्मांतरण का मामला है ही नहीं। सर, पूरे देश में कई ऐसे प्रदेश है, आदिवासी जितने प्रदेश है वहां पर धर्मांतरण की स्थितियां हैं और शिकायतें हैं, लेकिन आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं इस पर थोड़ी बहुत गंभीरता तो होगी ना सर। कहीं ये कह दीजिए कि हाँ जांच कराई जा रही है, ये कह दीजिए कि हाँ हमारे संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगी। संज्ञान में बिल्कुल आए। हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार का यदि कहीं प्रदेश में कोई चीजें हो रही है, जबरिया धर्मांतरण होगा तो कानून तो बना उससे। आर्टिकल 28 जो है यदि धार्मिक स्वतंत्रता का यदि अधिकार दे रहा है तो जबरिया और प्रलोभन होगा यदि कोई धर्मांतरण करवाता है। और यदि वो पकड़ा, लेकिन सर वही कानून तो ये भी अधिकार देता है ना प्रदेश को। वही कानून, नितिन जी सुन लीजिए, वही कानून ये अधिकार भी आप लोगों को देता है कि अगर धर्मांतरण के मसले को लेकर कहीं कोई विवाद की स्थिति है तो उस पर कुछ
दिनों के लिए ब्रेक लगाकर उस पर अब युक्तियुक्तिकरण का बंधन लगाकर हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उसको संज्ञान में ले सकते हैं, इस पर जांच कर सकते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, जहां पर भी शिकायतें आएंगी 24 घंटे वही सवाल अमित जी खड़े कर रहे हैं कि कानून अपना काम नहीं कर रहा। अमित जी बोलिए अपनी बात, फिर मैं जयंत जी के पास जा रहा हूं। उनके 15 वर्षों में बता दो से ज्यादा सुने और ये निर्मा देगी 2.5 साल में। ठीक है नितिन जी लौट रहा हूँ। अमित जी अपनी बात कंप्लीट करिए। एसपी सुकमा ने एक पत्र लिखा और उन्होंने जो बात कही कि धर्म परिवर्तित करने वाले लोग और जिनका धर्म परिवर्तित हो रहा है उनके बीच स्थिति बिगड़ सकती है। इन लोगों ने एक्शन नहीं दिया। सुकमा के एसपी ने जो पत्र लिखा वो घटना रायपुर में हो गई। तो ये जो सामाजिक सद्भाव खराब हो रहा है और कानून अपना काम नहीं कर रहा है, आपने क्यों एसपी को निलंबित कर दिया, क्यों टीआई को निलंबित कर दिया, आप बताइए। नितिन जी बताएं, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से एसपी को हटाना पड़ा रायपुर के? तो आप उस घटना को इतना बड़ा मान लिए ना, लेकिन धर्मांतरण को आप बड़ा नहीं मान रहे। क्यों मान रहे? कानून हाथ में लिया। अरे भाई किसी थाने में घटना हो गया तो एसपी को क्यों हटाया? सिपाहियों के साथ एसपी को क्यों हटाया? बना दिया भाई साहब, रूटीन ट्रांसफर का उसी दिन रूटीन ट्रांसफर होता है क्या? लोगों को उस दिन रूटीन ट्रांसफर कैसे होगा है क्या? ये बिल्कुल गलत जानकारी आप दे रहे हैं। आपने पादरी के ऊपर अगर कोई बात आई एसपी तक को ट्रांसफर कर दिया, इससे साबित होता है कि आप किन लोगों का संरक्षण कर रहे हैं, आपने किन लोगों का संरक्षण किया है, आपकी कार्रवाई से साबित है। विकास की बात करें, जनहित की बात करें, लेकिन ये भी मसला गंभीर है नितिन जी। अगर इस पर भी अब संज्ञान लिया जाएगा, इस पर भी अगर बातें होगी, अगर एसपी के लेटर की बात होती है तो फिर वहीं से इस पूरे मसले को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है और फिर बाद में ये जाकर रायपुर थाने तक पहुंच जाता है। उसके बाद बीजेपी बहुत एक्टिव नजर आती है। लौटूंगा आप दोनों के पास, जयंत जी का रुख करता हूं। जयंत जी, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, आपने ध्रुवीकरण की राजनीति का जिक्र किया, लेकिन क्या ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे 2023 के नैया को बीजेपी पार करा सकती है, या फिर इसमें काट ढूंढने में फिर कांग्रेस कहीं कामयाब हो जाएगी? देखिए जितेश जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मुद्दा है वो तो है हिंदू और मुसलमान में पोलराइजेशन करने का, और ये जब क्रिश्चियनों के ऊपर अटैक करते हैं तो इनडायरेक्टली वो सोनिया गांधी के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है और उनके वरदहस्त में ये सब चल रहा है, सरकार उसको संरक्षण दे रही है। ये बात जरूर है कि अजीत जोगी के जमाने में काफी मतलब मिशनरीज बड़े बेखौफ होकर वहां काम कर रही थी, पर अब वैसी स्थितियां नहीं है। और ये है कि ये जो मिशनरीज हैं वो तो नक्सलवादी इलाकों में भी काफी सक्रिय हैं, काम कर रही हैं वहां पे। तो ये जो पुस्तक वाली बात है वो आज की घटना जो बता रहे हैं, तो हर पुस्तक में कानून में पब्लिशर, प्रिंटर, एडिटर सबके नाम लिखे ही होने चाहिए, और यदि नहीं लिखे हैं तो किसने छापा है ये पता करके और बुक्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये तो मुझे लगता है कि अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के ये इस मुद्दे को ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार की पुस्तक छाप ली हो। वो भी हो सकता है, लेकिन ये सब जांच का विषय है, देखना यही होगा कि वो थाने पहुंचता है मामला, नहीं पहुंचता है, और अगर पहुंचता है तो फिर किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि धर्मांतरण का मसला छत्तीसगढ़ में और कितने रंग दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।